हेलो एवरीवन, ईडू फॉर इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। तो हम आईपैड का प्रीवियस ईयर आईपैड का जो टेस्ट सीरीज है उसे लेकर के चल रहे हैं। तो ये सारा जो टेस्ट सीरीज का जो क्वेश्चन है आईपैड के वेबसाइट पर अवेलेबल है। जो लोग फॉर्म भर चुके हैं उन लोग को ये आसानी से अवेलेबल है, मिल जाएगा। और जो फॉर्म नहीं फिलअप किए हैं उनके लिए क्वेश्चन यहाँ पर अवेलेबल है। आप पैटर्न देख सकते हैं आईपैड में किस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है। और जो लोग टेस्ट अभी तक नहीं दिए उनके लिए मैं यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन और उसका जो सोल्यूशन है मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो यहाँ पर टेस्ट सीरीज में, आईपैड टेस्ट सीरीज में जो क्वेश्चन अवेलेबल है उसका डिटेल सोल्यूशन आप यहाँ पर देख सकेंगे। और साथ में बता दें कि ये जो क्वेश्चन है आईएएस और एसएससी जेईई के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट डज द सिग्नलिंग रेट, ठीक है, इन ए डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम इम्प्लाई। सिग्नलिंग रेट का मतलब क्या होता है? तो सिग्नलिंग रेट का मतलब हो जाएगा नंबर ऑफ डिजिटल ट्रांसमिटेड पर सेकेंड। नंबर ऑफ डिजिटल पल्स ट्रांसमिटेड पर सेकेंड, मतलब कि फर्स्ट वाला हमारा सही ऑप्शन होगा। उसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन है, व्हिच एमंग द फॉलोइंग आर द स्टेबल डिस्क्रीट टाइम सिस्टम। इसमें से स्टेबल डिस्क्रीट टाइम सिस्टम कौन सा है? तो यहाँ पर 4n - n a x n + 8 इस चारों के चारों जो है हमारा स्टेबल है। तो यहाँ पर सही आंसर डी हो जाएगा। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट पूछ रहा है, व्हिच theorem states that total average power of a periodic signal is equal to the sum of average power of the individual Fourier coefficient। मतलब इंडिविजुअल फोरियर कोफिशिएंट का जो एवरेज सम होगा वो बराबर होगा टोटल एवरेज पावर के, ठीक है। तो ये थ्योरम है पेरसेवल्स थ्योरम, ये इसका सही आंसर होगा। एक बार फिर से क्वेश्चन दोहरा दे रहे हैं, व्हिच थ्योरम स्टेट, कौन सा थ्योरम बोलता है कि टोटल एवरेज पावर ऑफ पीरियोडिक सिग्नल का जो टोटल एवरेज पावर होगा वो इक्वल होगा सम ऑफ एवरेज पावर ऑफ इंडिविजुअल फोरियर कोफिशिएंट। इंडिविजुअल फोरियर कोफिशिएंट के एवरेज सम के पावर के एवरेज पावर के सम के बराबर होगा। तो पेरसेवल्स थ्योरम हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी ऑफ इम्पल्स टेस्ट सिग्नल which is the value of the impulse at t बराबर 0, ठीक है। अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी ऑफ द इम्पल्स टेस्ट सिग्नल, इम्पल्स टेस्ट सिग्नल के अनुसार t बराबर 0 पर इम्पल्स का वैल्यू क्या होता है? तो यहाँ पर इन्फिनिटी होगा, सी इसका सही आंसर होगा। यहाँ पर 0 गलत दिया हुआ है। उसके बाद रेगुलर सैम्पलिंग PWM यूजुअली यूज्ड इन, रेगुलेटेड सैम्पलिंग PWM जो होता है कहाँ पर यूज होता है? तो हाई पावर इन्वर्टर के लिए होता है और साथ में रिएक्टिफायर के लिए होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए और बी बोथ, डी इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद है, व्हिच एमंग द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द अकरेंस ऑफ क्लॉक अस्क्यू बाय इंट्रोड्यूसिंग डिले फ्रॉम डिफरेंट पाथ ऑफ क्लॉक जनरेटर टू वेरियस सर्किट। तो क्लॉक अस्क्यू पहले है क्या उसको समझ लेते हैं। तो क्लॉक अस्क्यू इज ए फेनोमेनन इन सिंक्रोनस डिजिटल सर्किट सिस्टम in which same source clock signal arrive at different component at different time। जो डिफरेंट कंपोनेंट लगा होता है उन डिफरेंट कंपोनेंट के पास जो हमारा सिग्नल होता है क्लॉक सिग्नल डिफरेंट टाइम में पहुंचता है, इसी को हम लोग क्लॉक अस्क्यू बोलते हैं। तो क्लॉक अस्क्यू का वजह होता है डिफरेंट लेंथ ऑफ वायर की वजह से होता है। गेट ऑन द पाथ, डिफरेंट गेट होगा उनके लिए टाइम लेता है क्लॉक सिग्नल डिफरेंट एक कर देता है, गेट करता है। उसके अलावा गेटिंग ऑफ क्लॉक टू कंट्रोल द लोडिंग ऑफ रजिस्टर। तो यहाँ पर ऑल ऑफ एबव सही होगा, ठीक है। तीनों का तीनों स्टेटमेंट सही है। अस्क्यू जो क्लॉक अस्क्यू है उसका रीजन ये तीनों है, गेटिंग ऑफ क्लॉक टू कंट्रोल द लोडिंग ऑफ रजिस्टर। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, TTL इज यूज्ड इन इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर। TTL इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर में यूज होता है, ट्रू है या फॉल्स है? तो TTL का यूज हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारा दिया हुआ है। कंप्यूटर में होता है, इंडस्ट्रियल कंट्रोल में होता है, टेस्ट इक्विपमेंट में होता है, इंस्ट्रूमेंटेशन में होता है, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स और साथ में सिंथेसाइजर में होता है। यहाँ पर कैलकुलेटर में नहीं होता है। तो ये वाला जो स्टेटमेंट है फॉल्स है, मतलब कि ये सही होगा। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, select one characteristic select one variable which among the following is not a mode of flip flop representation। इसमें से कौन फ्लिप फ्लॉप को नहीं रिप्रेजेंट कर रहा है? तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फ्लिप फ्लॉप के लिए होता है, एक्साइटेशन टेबल भी फ्लिप फ्लॉप के लिए होता है, FSM ये भी हमारा फ्लिप फ्लॉप के लिए होता है।
और एक VEM है। तो VEM हम लोग समझ लेते हैं क्या होता है। VEM का यहाँ पर डिफिनेशन लिखा हुआ है, मैप इज द बेस्ट मैनुअल टेक्निक टू सॉल्व बुलियन इक्वेशन। ठीक है, के मैप यहाँ पर होना चाहिए। के मैप से हम लोग क्या करते हैं, बुलियन एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं। बट इट बिकम डिफिकल्ट टू मैनेज व्हेन नंबर ऑफ वेरिएबल एक्सीड 5 और 6। लेकिन वेरिएबल जब 5 और 6 से ज़्यादा हो जाता है तो इसे मैनेज करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। सो ए टेक्निक कॉल्ड वेरिएबल इंट्रांट मैप। वेरिएबल इंट्रांट मैप एक टेक्निक है जो कि इसको इजी बना देता है। इज यूज टू इंक्रीज द इफेक्टिव साइज ऑफ के मैप। ठीक है, इट अलाउ ए स्मॉलर मैप टू हैंडल लार्ज नंबर ऑफ वेरिएबल। लार्ज नंबर ऑफ वेरिएबल को इसके द्वारा हम हैंडल कर सकते हैं। दिस इज डन बाय राइटिंग आउटपुट इन द टर्म ऑफ इनपुट। इट इज कॉमनली यूज्ड टू सॉल्व प्रॉब्लम इन्वॉल्विंग मल्टीप्लेक्सर। मल्टीप्लेक्सर से रिलेटेड जो प्रॉब्लम होता है उसको सॉल्व करने में VEM हमारा मदद करता है। तो यहाँ पर हम लोग का सही आंसर जो इससे रिलेटेड नहीं है वो है D, ये मल्टीप्लेक्सर से रिलेटेड है, तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद ए सर्टेन सीरीज सर्किट कंसिस्ट ऑफ 1/8 वाट रजिस्टर, 1/4 वाट रजिस्टर, 1/2 वाट रजिस्टर। 3 ठो रजिस्टर है, सीरीज में लगा हुआ है। टोटल रेजिस्टेंस 1200 है। ये ईच रजिस्टर इज ऑपरेटिंग इन द सर्किट एट इट्स मैक्सिमम पावर डिसिपेशन। टोटल करंट फ्लो, यहाँ पर हम लोग को टोटल करंट फ्लो निकालना है। सबसे पहले हम लोग को सीरीज में है तो टोटल पावर ऐड कर लेना है जो कि 7/8 के बराबर आएगा। और हम लोग जानते हैं P बराबर I²R। तो यहाँ से अगर हम लोग R निकालना चाहे या फिर I हम लोग को पता करना है, I निकालना चाहे तो ये अंडर रूट आ जाएगा P/R। अब P हम लोग को टोटल पता है 7/8। ठीक है, यह है 7/8 और R का वैल्यू 1200 दिया हुआ है। तो बस इसी को हम लोग सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करेंगे तो ये आएगा हमारा 0.027। इसको मिली एम्पियर में कन्वर्ट कर लेंगे तो हमको 27 मिली एम्पियर आंसर देगा। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा, 27 मिली एम्पियर। ए इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट है द AC वोल्टेज कंट्रोलर कैन बी यूज्ड फॉर। तो AC वोल्टेज कंट्रोलर है क्या, तो AC वोल्टेज कंट्रोलर एम्प्लॉयड टू वेरी द RMS वैल्यू ऑफ द अल्टरनेटिंग वोल्टेज अप्लाइड टू लोड सर्किट। लोड सर्किट के जो हम लोग वोल्टेज अप्लाई करते हैं उसके RMS वैल्यू में वेरिएशन लाने का काम करता है AC वोल्टेज कंट्रोल। वेरिएशन कैसे लाएगा, या तो वोल्टेज का मैग्नीट्यूड एम्पलीट्यूड चेंज कर देगा या फिर उसका फ्रीक्वेंसी चेंज कर देगा। और एक काम करता कौन है, एक काम थायरिस्टर का होता है, थायरिस्टर करता है, थायरिस्टर यूज होता है लोड सर्किट बाय इंट्रोड्यूसिंग। कैसे करते हैं, थायरिस्टर इंट्रोड्यूस करके बिटवीन लोड एंड करंट कांस्टेंट वोल्टेज। लोड और कांस्टेंट वोल्टेज के बीच हम लोग थायरिस्टर लगाते हैं जो कि ये काम करने में हेल्प करता है। द RMS वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज अप्लाइड टू लोड सर्किट इज कंट्रोल बाय कंट्रोलिंग द ट्रिगरिंग एंगल ऑफ थायरिस्टर। थायरिस्टर के ट्रिगरिंग एंगल को हम लोग वेरी करवा करके आउटपुट वोल्टेज को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, इन ब्रीफ AC वोल्टेज कंट्रोलर इज ए टाइप ऑफ थायरिस्टर पावर कन्वर्टर which is used to convert a fixed voltage fixed frequency AC input supply to obtain a variable voltage AC output। मतलब फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी और फिक्स्ड AC वोल्टेज को एक कन्वर्ट कर देगा वेरिएबल वोल्टेज AC आउटपुट में। उसके बाद एप्लीकेशन देख लेते हैं क्या क्या होता है। तो AC वोल्टेज कंट्रोलर का एप्लीकेशन है लाइटनिंग में। ठीक है, लाइटिंग में देख सकते हैं यहाँ पर, और इल्यूमिनेशन कंट्रोल इन AC पावर सर्किट। इंडक्शन हीटिंग में इसका यूज होता है। इंडस्ट्रियल हीटिंग और डोमेस्टिक हीटिंग में यूज होता है। ट्रांसफार्मर टैप चेंजिंग में यूज होता है। और साथ में स्पीड कंट्रोल ऑफ इंडक्शन मोटर में यूज होता है। AC मैग्नेट कंट्रोल में यूज होता है। अब ऊपर जो ऑप्शन दिया हुआ है उसको देख लेते हैं। AC वोल्टेज कंट्रोलर कैन बी यूज्ड फॉर, तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा लाइटनिंग और हीटिंग कंट्रोल में सही है। ऑनलाइन ट्रांसफार्मर टैप चेंजिंग, ये भी सही है। सॉफ्ट स्टार्टिंग, ये भी सही है। तो हमारा डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है DC मोटर इज टू ड्राइव ए लोड व्हिच है सर्टेन मिनिमम वैल्यू फॉर मोस्ट ऑफ द टाइम एंड सम पीक वैल्यू फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन। शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए जो वैल्यू है पीक पर पहुँच जाता है। तो हम लोग क्या इसमें से सेलेक्ट करेंगे, तो हम लोग का सीरीज मोटर यहाँ पर वर्क करेगा। सही आंसर सीरीज मोटर। द सेंसिटिव ड्रिफ्ट इज ऑल्सो नोन एज स्केल फैक्टर ड्रिफ्ट। ठीक है, सेंसिटिव ड्रिफ्ट का डिफिनेशन क्या है, डिफाइंस द अमाउंट बाय व्हिच एन इंस्ट्रूमेंट सेंसिटिविटी ऑफ मेजरमेंट वेरीज
एज एम्बिएंट कंडीशन चेंज। तो इंस्ट्रूमेंट का सेंसिटिविटी जो होगा वेरी करता है, कितना वेरी करता है और हमको बताता है सेंसिटिविटी ड्रिफ्ट। ठीक है, एम्बिएंट कंडीशन में चेंजिंग के साथ इंस्ट्रूमेंट के सेंसिटिविटी में जो चेंजिंग आता है उसको हम इस चीज़ को बताता है सेंसिटिविटी ड्रिफ्ट। इट इज मेजर्ड इन यूनिट ऑफ, तो सेंसिटिविटी ड्रिफ्ट का यूनिट क्या हो जाएगा? सेंसिटिविटी ड्रिफ्ट का यूनिट होगा एंगुलर डिग्री पर बार, एंगुलर डिग्री पर डिग्री सेंटीग्रेड। ये हमारा सही आंसर होगा। उसके बाद केल्विन्स मल्टी सेलुलर वोल्टमीटर हैज़ ए टॉर्सन हेड एंड कोच स्प्रिंग। अब यहाँ पर टॉर्सन हेड और कोच स्प्रिंग का क्या काम है? तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा टॉर्सन हेड फॉर जीरो एडजस्टमेंट। टॉर्सन हेड जो होता है जीरो एडजस्टमेंट के लिए होता है, एंड कोच स्प्रिंग फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्सीडेंशियल फ्रैक्शन ऑफ सस्पेंशन ड्यू टू वाइब्रेशन। तो ये इसका सही आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट है इफ ए 3 फेज सप्लाई इज गिवन टू स्टेटर एंड रोटर इज शॉर्ट सर्किटेड रोटर। ठीक है, रोटर इसका शॉर्ट सर्किटेड है और स्टेटर को 3 फेज सप्लाई दिया जा रहा है, तो क्या होगा? तो हमारा जो रोटर है वो रोटेट करेगा और इसका जो डायरेक्शन होगा वो फील्ड के डायरेक्शन में होगा, तो इन द सेम डायरेक्शन एज द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। ठीक है, 3 फेज सप्लाई इज गिवन टू ए स्टेटर एंड रोटर इज शॉर्ट सर्किटेड। रोटर को शॉर्ट सर्किटेड किया हुआ है, तब रोटर क्या होगा? रोटर विल मूव इन द सेम डायरेक्शन एज द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, भी इसका सही आंसर होगा। व्हिच प्रॉपर्टी इज एक्सहिबिटेड बाय द ऑटो कोरिलेशन फंक्शन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स वैल्यू सिग्नल। Which property is exhibited by the autocorrelation function of a complex valued signal? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कंजुगेट प्रॉपर्टी, सी इसका सही आंसर होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बिटवीन टू इंटरकनेक्टेड स्टेशन। दो पावर स्टेशन जो इंटरकनेक्टेड होते हैं उनके बीच का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का वजह क्या होता है? तो दो पावर स्टेशन के बीच एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का जो वजह होता है वो होता है आर्मेचर रिएक्टेंस ऑफ द अल्टरनेटर। ठीक है, सिंक्रोनस रिएक्टेंस ऑफ बोथ द अल्टरनेटर। सॉरी, यहाँ पर ए ऑप्शन है आर्मेचर रिएक्टेंस ऑफ बोथ द अल्टरनेटर, तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आर्मेचर रिएक्टेंस जो होता है अल्टरनेटर का वो काउज होता है दो पावर स्टेशन के बीच एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का। अब उसके बाद है व्हिच अमंग द फॉलोइंग प्ले ए क्रूशियल रोल इन डिटरमाइनिंग द स्टेट ऑफ डायनेमिक सिस्टम। तो फिर कंट्रोल से क्वेश्चन आया है, तो इसका सही आंसर होगा स्टेट वेरिएबल। व्हिच अमंग द फॉलोइंग प्ले ए क्रूशियल रोल इन डिटरमाइनिंग द स्टेट ऑफ डायनेमिक सिस्टम। डायनेमिक सिस्टम के स्टेट को पता करने में स्टेट वेरिएबल जो होता है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, स्टेट वेरिएबल के जरिए हम लोग पता कर सकते हैं और जो डायनेमिक सिस्टम है उसका स्टेट किस स्टेट में वर्क कर रहा है। उसके बाद है अंडर हार्मोनिक फ्री लोड वोल्टेज 3 फेज VSI। अंडर हार्मोनिक फ्री लोड वोल्टेज, हार्मोनिक फ्री है तो यहाँ पर सेकेंड हार्मोनिक नहीं होगा। उसके बाद इन केस ऑफ सरफेस वेव द फील्ड स्ट्रेंथ एट पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। इन केस ऑफ सरफेस वेव फील्ड स्ट्रेंथ एट ए पॉइंट। ठीक है, फील्ड स्ट्रेंथ किसके प्रोपोर्शनल होगा? तो फील्ड स्ट्रेंथ जो होता है डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम एंटीना, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम एंटीना, एंटीना से पॉइंट का जो डिस्टेंस है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फील्ड स्ट्रेंथ। ठीक है, उसके बाद मतलब एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आर का, आर जहाँ पर हमारा डिस्टेंस है, एंटीना से जो डिस्टेंस होगा वो आर हो जाएगा। उसके बाद आते हैं अगला क्वेश्चन में मल्टीप्लाइंग फैक्टर ऑफ ए PMMC यूज्ड एज अमीटर इज। तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होता है? शंट रेजिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू शंट रेजिस्टेंस, बी हमारा सही ऑप्शन होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ए स्क्वायर कॉर्नर रिफ्लेक्टर इज यूज्ड इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। स्क्वायर कॉर्नर रिफ्लेक्टर कहाँ पर यूज होता है? तो ए टीवी ब्रॉडकास्ट में होता है, ठीक है। स्क्वायर कॉर्नर रिफ्लेक्टर पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन में होता है, रेडियो एस्ट्रोनॉमी में होता है, तो ऑल यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ प्रेशर इज। यहाँ पर प्रेशर को मेजर करने वाला इंस्ट्रूमेंट कौन सा है? तो बेलो हो जाएगा, डायफ्राम हो जाएगा, फाइबर ऑप्टिक, यहाँ पर ऑल सही आंसर होगा। उसके बाद ए सैटेलाइट दैट सिंपली रिफ्लेक्ट बैक द सिग्नल फ्रॉम वन रीजन ऑफ द अर्थ टू अदर रीजन।
ठीक है, जो वन रीजन से अदर रीजन में सिग्नल को रिफ्लेक्ट करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो वो होता है पैसिव सैटेलाइट। इसका सही आंसर हो जाएगा डी, पैसिव सैटेलाइट। उसके बाद है सीमॉस है वेरी हाई स्पीड, तो ये गलत है। सीमॉस डिवाइस है वेरी स्मॉल फिजिकल साइज, तो ये बिल्कुल इसका साइज फिजिकल साइज जो होता है वो काफ़ी छोटा होता है, तो हमारा ए फॉल्स हो गया, आर ट्रू हो गया, डी इसका सही आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट है रेक्टेंगुलर वेव गाइड इज, तो रेक्टेंगुलर वेव गाइड क्या हो जाएगा, हॉलो रेक्टेंगुलर कंडक्टिंग ट्यूब थ्रू विच इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैन प्रोपगेट। ठीक है, ए हॉलो रेक्टेंगुलर कंडक्टिंग ट्यूब होता है। ग्रेविटी कंट्रोल इंस्ट्रूमेंट हैज़ टू बी केप्ट, ग्रेविटी कंट्रोल इंस्ट्रूमेंट को हम लोग वर्टिकली रखते हैं, तो ए इसका सही आंसर होगा। उसके बाद लैपलेस ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट व्हेन फंक्शन इज पीस वाइज कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस के लिए लैपलेस यूज होता है। फंक्शन इज ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑर्डर, एक्सपोनेंशियल ऑर्डर में होना चाहिए, तो ए हमारा ए और बी दोनों करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद करंट ड्रॉन बाय लाइन ड्यू टू कोरोना लॉस इज नॉन साइनोसोडल, कोरोना लॉस की वजह से जो डिस्टर्बेंस होता है उसकी वजह से हमारा जो करंट है वो नॉन साइनोसॉइडल हो जाता है। स्टेट मॉडल रिप्रेजेंट इज पॉसिबल, फिर से कंट्रोल से क्वेश्चन पूछा है, स्टेट मॉडल रिप्रेजेंटेशन इज पॉसिबल यूजिंग फिजिकल वेरिएबल, क्रोनोनिकल स्टेट वेरिएबल, ऑल ऑफ द एबव, तो ये दोनों आंसर इसमें सही होगा। तो ये था आज का क्वेश्चन, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।